लास्ट क्लास में हमने वेलेस्ले तक पढ़ा था। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद कॉर्नवालिस, फिर वेलेस्ले, नहीं, कॉर्नवालिस और वेलेस्ले के बीच में और एक था लॉर्ड वेलिस। लॉर्ड हेस्टिंग्स। उसके बाद आता है, अभी वो आगे आएगा। यहाँ पे देखो, अभी तक हमने पढ़ा, यहाँ पे देखो सब यार। फर्स्ट था, इधर देखो, वॉरेन हेस्टिंग्स था फर्स्ट, सेकंड था उसके बाद कौन? वेलिस था, तीसरा था जॉन शोर्स, जॉन शोर्स सर। उसके बाद चौथा आता है वेलेस्ले। वेलेस्ले। वेलेस्ले का हमने पढ़ा था 1798 से लेके 1805 तक, और उसी के टाइम पे सब्सिडरी अलायंस भी इसी ने लाया था। किसने लाया था? वेलेस्ले ने लाया था। यहाँ तक हमने किया था। फिर आज हम पढ़ेंगे जॉर्ज बार्लो। अब यहाँ पे हर एक गवर्नर का टाइम पीरियड और उसमें जो मेन इवेंट हुआ है उस क्वेश्चन आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेलोर एक साउथ में एक जगह है, वहाँ पे म्यूटिनी हुई है। अब हमको म्यूटिनी क्यों वो सब नहीं जानना है, बस इतना क्वेश्चन आ सकता है कि वेलोर म्यूटिनी किसके टाइम पे हुआ था? जॉर्ज बार्लो। जैसे कि हमने पढ़ा वेलेस्ले के टाइम पे ये सब्सिडरी अलायंस, तो सब्सिडरी अलायंस किस गवर्नर ने लाया था जरना? वेलेस्ले। वो क्वेश्चन उस तरह आएगा। इसी तरह डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स किसने लाया था? जॉन शोर्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स किसने लाया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स डलहौजी। हाँ, तो क्वेश्चन उस तरह आएगा। तो जो भी मैं पॉइंटर्स यहाँ पे लिखा हूँ वो पॉइंटर सारे अपने आप में क्या है? क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने अभी तक वेलेस्ले तक पढ़ लिया। वेलेस्ले के बाद 1805 में कॉर्नवालिस फिर से आएगा, लेकिन कॉर्नवालिस आते ही उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की ऑफिस में ही डेथ हुई थी? कॉर्नवालिस की। उसी तरह हमने जब प्रेसिडेंट का पढ़ा था पॉलिटी में, तो कौन प्रेसिडेंट थे जो ऑफिस के टाइम पे ही उनकी डेथ हुई थी? उस वक्त एक ही फर्स्ट टाइम इंडियन पॉलिटी में या इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा एक सिनेरियो आया था जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस वक्त के करंट या उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने प्रेसिडेंट का टेम्पररी पोस्ट होल्ड किया था। तो वो एक दफ़ा हुआ, वो भी इसलिए क्योंकि उस वक्त प्रेसिडेंट की डेथ हुई थी। तो कौन थे वो? जाकिर हुसैन। हमने पॉलिटी में पढ़ा था। अब कब हुआ था उसकी डेथ? उसके बाद कॉर्नवालिस के बाद कौन आएगा? जॉर्ज बार्लो। उसमें कुछ नहीं, वेलोर म्यूटिनी। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वो बताता जाऊँगा। तो यहाँ पे इसका ये देखने। फिर आता है मिंटो वन, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मिंटो वन, क्योंकि मिंटो वन इसलिए आगे जाके फिर एक मिंटो टू भी आता है। तो मिंटो वन का टेन्योर है 1807 से 1813 के बीच में। ठीक है, उसके टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। क्या हुई थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में है। अब आप यहाँ पे देखो मैप में, ये मैंने मैप रखा है। उस वक्त अभी हम कहाँ पे? 1809 में जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ था, उस वक्त यहाँ पे ब्रिटिश थे और यहाँ ऊपर कहीं पंजाब था। यहाँ पे पंजाब किंगडम हुआ करता था। कौन सा किंगडम हुआ करता था? पंजाब। और यहाँ पे उस वक्त ब्रिटिश अलग अलग टाइम पे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे कलकत्ता प्रेसिडेंसी था, यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी था, यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी था। ये था ब्रिटिश का टाइम पे। फिर यहाँ पे कहीं पंजाब एक अलग किंगडम था। उस वक्त पंजाब में यहाँ पे जो रूलर था, पंजाब किंगडम का सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था महाराजा रंजीत सिंह। कौन था? महाराजा रंजीत सिंह। तो जब यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में मिंटो था, यहाँ पे पंजाब किंगडम था महाराजा रंजीत सिंह। तो मिंटो और इसकी एक ट्रीटी होती है, उसको हम बोलते हैं 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या होता है कि यहाँ से जो सतलुज रिवर पास हो रही है इधर से, है कि नहीं? यहाँ से सतलुज रिवर पास होती है। तो इस सतलुज रिवर को बॉर्डर किया था, ये आपका पंजाब है, यहाँ से हमारा पार्ट है जोशिया। तो इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या हुआ? सतलुज रिवर को पंजाब किंगडम और ब्रिटिश टेरिटरी के बीच का बॉर्डर डिक्लेयर किया गया था। ये पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन था? मिंटो था। मिंटो ने जो एम्बेसडर को भेजा था इसके साथ ट्रीटी करने के लिए, उसका नाम था मेटकाफ। क्या था? मेटकाफ को भेजा यहाँ पे ट्रीटी करने के लिए। तो मेटकाफ और राजा रंजीत सिंह ने ट्रीटी किया, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखो ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुआ था? 1809 में। किस गवर्नर के टाइम पे हुआ था? मिंटो के टाइम पे। किसके बीच में हुआ था? रंजीत सिंह के साथ। यहाँ पे ब्रिटिश के साइड से तो गवर्नर कौन है?
मिंटो ने जिसको भेजा था उसका नाम क्या था, मेटकाफ। मेटकाफ आगे जाके फिर आगे जाके गवर्नर ये भी बन जाता है। उस वक्त ये उसके ऑफिस में एम्बेसडर था या कोई उसका ऑफिसर था जोशी। क्लियर है ये पॉइंट। तो ये एक पॉइंट। और किस रिवर को बॉर्डर डिक्लेयर किया दोनों के बीच में, ब्रिटिश टेरिटरी और पंजाब टेरिटरी के बीच में सतलुज को बॉर्डर डिक्लेयर किया, ये पॉइंट। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट मिंटो के टाइम पे याद रखना है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। उस दिन हमने बोला हर 20-20 साल के बाद एक चार्टर एक्ट पास होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से, जो पावर देता है या लाइसेंस देता है किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो वो हर 20-20 साल के बाद आते रहेगा। तो हमने उस दिन पढ़ा 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया कि नहीं आया, उसके बाद आया 1793 में चार्टर एक्ट। अब आते हैं उसके 20 साल के बाद 1813 में चार्टर एक्ट आ गया। तो 1813 चार्टर एक्ट किसके टाइम पे आया, मिंटो के टाइम पे आया, ये पॉइंट। और इस चार्टर एक्ट में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो है ब्रिटिश मोनोपोली खत्म हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश मोनोपोली किसने खत्म करी। मैंने बहुत टाइम पहले नेपोलियन के बारे में भी पढ़ाया था कि यूरोप में नेपोलियन का राइज होता है, उसके चलते बाद में आगे जाके उसका एक आउटकम ये होता है कि इंडिया में अभी मोनोपोली है किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ये जो चार्टर 1813 है, ये जो है इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली है उसको ख़त्म करेगा, एंड करेगा। एक्सेप्ट यहाँ पे 2 कंडीशन है, ट्रेड ऑफ टी और ट्रेड विद चाइना। मीन्स कि यहाँ पे अगर हम देखें, ये है इंडिया का मैप। अब यहाँ पे पहले सिर्फ ब्रिटिश ही ट्रेड कर सकता था उस जोशी। अब जो ब्रिटिश का मोनोपोली था ट्रेड विद इंडिया वो ख़त्म हो गया। एक्सेप्ट 2 चीज़ें, एक तो टी चाय का ट्रेड और दूसरा यहाँ पे चाइना के साथ ट्रेड। तो चाइना के साथ ट्रेड करना और चाय के साथ ट्रेड करना, ये अभी भी किसके पास मोनोपोली है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। बाकी जो भी मोनोपोली थी वो ख़त्म हो गई। अब कोई भी यूरोपियन कंपनी आके यहाँ पे ट्रेड इंडिया के साथ ट्रेड कर सकती है, क्योंकि मोनोपोली ख़त्म हो गई ना ब्रिटिश की। तो क्वेश्चन आता है ऐसे। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, एक क्वेश्चन आएगा कि ये जो चार्टर 1813 ने किस गवर्नर के टाइम पे आया था, मिंटो 1 के टाइम पे, ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे जब मैं ब्रिटिश लिखता हूँ इट मीन्स कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पॉइंट क्लियर है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली किसने ख़त्म किया, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने। या किस साल पे ख़त्म हुआ था, 1813 में। एक्सेप्ट कब, ट्रेड ऑफ टी और ट्रेड ऑफ चाइना, और ट्रेड ऑफ टी और ट्रेड विद चाइना जो मोनोपोली अभी भी है वो भी आगे जाके नेक्स्ट चार्टर आएगा 33 में। 13 के बाद 20 ईयर्स के बाद कौन सा आएगा, 33 वाला चार्टर वो आएगा। तो वो इस ट्रेड ऑफ टी और ट्रेड विद चाइना जो मोनोपोली है उसको भी एंड कर देगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये 2-4 पॉइंट्स याद रखना है। तो ये जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 किसके टाइम पे आया, मोनोपोली मिंटो के टाइम। और एक पॉइंट इधर याद रखना कि यहाँ पे इस एक्ट के चलते ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि आप एक साल में 1 लाख रुपया पर ईयर एजुकेशन में खर्च करो इंडियंस की। किस में करो, एजुकेशन, क्योंकि इंडियंस उस वक्त एजुकेशनली काफ़ी वीक थे, तो इसमें खर्च करो 10 रुपये। ये कब हुआ, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट गवर्नर आएगा हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स हमने 3rd एंग्लो मैसूर वॉर में ऑलरेडी पढ़ा था। तो हेस्टिंग्स 10 साल 13 से लेके 23 तक गवर्नर रहेगा। अब उसके टाइम पे 3rd एंग्लो मराठा वॉर होता है फर्स्ट। हम ये पढ़ा बैटल ऑफ खिड़की और ट्रिटी ऑफ पुणे होते हैं। फिर यहाँ पे और 1-2 ट्रिटी होती हैं बाकी जो मराठा चीफ्स थे। मेन चीफ कौन था, पेशवा। पेशवा के साथ ये ट्रिटी और ये बैटल होता है। उसके बाद पेशवाशिप खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि पेशवाशिप कब खत्म हुई थी ना, 1818 या 1819, ये कर सकते हो। ट्रिटी ऑफ पूना के बाद पेशवाशिप खत्म हो गई। अब कोई भी पेशवा जैसा पोस्ट नहीं है। अब जो पेशवा था उस वक्त बाजीराव 2, उसको एक ब्रिटिश पेंशनर बना के कहीं पे बिठा दिया। ये तो ये क्वेश्चन आएगा, पेशवाशिप किस गवर्नर के टाइम पे खत्म हुई थी ना, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड 3rd एंग्लो मराठा वॉर किसके टाइम पे हुई थी ना, लॉर्ड हेस्टिंग्स। उसी टाइम पे एंग्लो नेपाल वॉर भी हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें मैप में, ये ब्रिटिश इंडिया का मैप है अभी का, उस वक्त यहाँ पे नेपाल है। तो हमने कल पढ़ा जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे, इन्होंने मैसूर के साथ लड़ाई किया, मराठास के साथ लड़ाई किया, यहाँ पे क्या नहीं किया। यहाँ पे नीचे मद्रास में फ्रेंच होते थे, यहाँ पे पौंडीचेरी में फ्रेंचेस होते थे, उनके साथ भी लड़ाई करी। तो इस तरह से क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने लोकल जो भी रूलर्स थे उनको सप्रेस करके अपनी डोमिनेंस बना ली।
उसके बाद अब वो क्या करेंगे, बॉर्डर कंट्रीज में अटैक करेंगे, जैसे कि अफगानिस्तान को करेंगे, यहाँ पे पंजाब था उसको अटैक करेंगे, यहाँ पे सिंध होता है वो भी अलग होता है उसको भी अटैक करेंगे, यहाँ पे नेपाल है उसको अटैक करेंगे, यहाँ पे भूटान है उसको भी अटैक करेंगे, यहाँ पे क्या है म्यांमार है, उस वक्त बर्मा बोलते थे इसको, म्यांमार को क्या कहते थे, बर्मा। तो बर्मा को भी बाद में अटैक करके एनेक्स करेंगे। तो इस तरह से ये एंड में जब ब्रिटिश इंडिया ये हुआ आज़ाद हो गया, उससे पहले ब्रिटिश इंडिया के पास ये पूरा एरिया आया हुआ था, मतलब बर्मा भी उस वक्त उन्होंने कैप्चर किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसमें देखें तो ये एंग्लो नेपाल वॉर किसके टाइम पे हुआ, एंग्लो नेपाल मीन्स नेपालियों के साथ वॉर करके उसको भी अपने अंडर लाने की कोशिश करी उस टाइप का। उसके बाद उधर एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सगुली, अभी तक एक बैटल होता है, बैटल के एंड में क्या होता है, एक ट्रीटी हो जाती है और उस ट्रीटी के चलते वो लोग फिर कोई अपना डील सेट कर देते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा। फिर हमने उस दिन रियायतवारी सिस्टम पढ़ा था, 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स पढ़े थे, जहाँ पे फर्स्ट था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जिसको जमींदारी सिस्टम भी कहते थे, वो लाया था कॉर्नवालिस ने 1793 में। सेकंड रियायतवारी सिस्टम लाया था 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी में, किसने लाया था, थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड ने। कहाँ पे लाया था इन्होंने, मद्रास प्रेसिडेंसी में लाया था। लेकिन उस वक्त बंगाल में गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वो 1820 में लाया था। तो ऑब्वियसली 13 से लेकर 23 के बीच में कौन था, हेस्टिंग्स, तो इसलिए क्लियर हुआ। उसी टाइम पे मैंने उस दिन बोला था महलवारी सिस्टम, बंगाल में जो है महलवारी सिस्टम बाद में आएगा, 1833 में वॉरेन हेस्टिंग विलियम बेंटिंग लाएगा, ये हमने उस दिन पढ़ा था। लेकिन बंगाल से पहले यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे है बंगाल, यहाँ पे महलवारी, महल MHL महल महलवारी यहाँ पे आता है 1833 में, जब यहाँ पे विलियम बेंटिंग जो है गवर्नर होता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो ये रीजन है, यहाँ पे 1822 में मैकेंजे जो है पहले से एक उस मॉडल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा होता है। तो ये 22 में क्या होता है, तो उस वक्त गवर्नर जनरल कौन होता है बंगाल में, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो वो क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से यहाँ पे। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ताकि हमको यहाँ पे टाइम वेस्ट ज़्यादा लिखने में ना हो सके। तो 82 में महलवारी सिस्टम लाया, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में लाया, बंगाल में नहीं आया अभी। किसने लाया, हॉल्ट मैकेंजी ने। फिर आगे जाके 1830 में बंगाल में लाता है कौन, विलियम बेंटिंग, जो उस वक्त वहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल होता है। क्लियर है यहाँ तक ये पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट याद रखने आपको विद रिस्पेक्ट टू हेस्टिंग्स के। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैं दे देता हूँ 1818 में, ये क्वेश्चन लिखो सब अपने कॉपीज में और आंसर मुझे ग्रुप में आंसर लाना। 1818 में फर्स्ट लोकल न्यूज़पेपर, अब उस दिन हमने पढ़ा था न्यूज़पेपर्स आने शुरू हो गए थे, लेकिन जो पहले न्यूज़पेपर्स आए थे वो सारे इंग्लिश थे, अंग्रेज़ों के थे। लेकिन 1818 जब आता है तब जो है लोकल वर्निकुलर दक्षिण मतलब लोकल लैंग्वेज, जैसे कि नाती बाल्टी हो लद्दाखी है तो वर्निकुलर लैंग्वेज हुआ कि नहीं हुआ, इस वर्निकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज। तो फर्स्ट टाइम लोकल लैंग्वेज का जो न्यूज़पेपर आया था वो 1818 में आया था। किसने लाया था और न्यूज़पेपर का नाम क्या था, वो आप क्वेश्चन लिख के ले लो और ग्रुप में आप सभी ने शेयर करना है। ठीक है, ये एक पॉइंट, ये 3-4 पॉइंट हेस्टिंग्स को लेके याद रखना। फिर उसके बाद एमहर्स्ट का कुछ नहीं, उसका सिर्फ एक ही पॉइंट है, एंग्लो बर्मीज वॉर। मैंने अभी कहा कि यहाँ पे क्या होता है, अब जो ब्रिटिशर्स थे वो सिंध को भी कैप्चर करेंगे, आगे जाके अफगानिस्तान पे भी अटैक करेंगे, यहाँ पे पंजाब होते हैं, पंजाब को भी ले लेंगे। इसी तरह यहाँ पे बर्मा होता है, ये क्या है, बर्मा अभी का नाम है म्यांमार, उसका पुराना नाम क्या था, बर्मा। तो बर्मा पे एंग्लो, अब एंग्लो और बर्मा का वॉर होगा तो क्या होगा, एंग्लो बर्मा वॉर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से एंग्लो बर्मा वॉर 3 हो गए हैं, कितने हुए हैं, 3। तो इसमें से जो पहला हुआ था अराउंड 24 to 26 जो एमहर्स्ट ने लिया था, उसके बाद दूसरा डलहौजी करेगा, तीसरा डफरिन करेगा। तो 3 बर्मीज वॉर होते हैं। तो फर्स्ट बर्मीज वॉर किस गवर्नर के टाइम पे हुआ था, लॉर्ड एमहर्स्ट, इसके टाइम पे बर्मीज वॉर हुआ था अराउंड इसके टाइम। देखो सेकंड किसके टाइम होता है, डलहौजी के टाइम पे। थर्ड किसके टाइम पे होता है, डफरिन वही गवर्नर जनरल है जिसके टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी फॉर्मेशन होता है, वो हम कल स्टार्ट करेंगे, ये पॉइंट याद रखना है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नर आते हैं हमारा ये बेंटिंग, विलियम बेंटिंग को नाउन एज रिफॉर्मिस्ट, बहुत सारे रिफॉर्म्स इसने अपने टाइम पे करे थे। अभी तक हमने कहीं पढ़ा कि किसी ब्रिटिश गवर्नर ने लोकल सोशल इश्यूज पे कुछ किया हो, कहीं पे अभी तक हमने देखा। लेकिन ये जो बंदा है विलियम बेंटिंग,
ये पहला गवर्नर होता है जो सोशल इश्यूज पे अब रिफॉर्म करने शुरू करता है। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे इम्पोर्टेंट इसको अच्छे से सुनना, क्योंकि यहाँ से ये सबसे, एक डलहौजी है, एक ये विलियम बेंटिंग और वॉरेन हेस्टिंग तो फर्स्ट होने की वजह से इम्पोर्टेंट है। बीच में वेलेस्ले आएगा, वेलेस्ले का सब्सिडरी अलायंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके पॉइंट सारे अच्छे से सुन लेना। विलियम बेंटिंग गवर्नर कब बनेगा? 28 से लेके 35 तक। अब ये पॉइंट पहले सबसे सुनो, पहले ये वाला सुनो। इसके टाइम पे जब ये गवर्नर था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पास होगा। अभी तक हमने पहले भी 1813 का देखा। 13 के 20 साल के बाद कौन सा आएगा? 33 के बाद 20 साल के बाद कौन सा आएगा? 53 के बाद भी एक चार्टर एक्ट आएगा। ठीक है, तो अभी कौन सा है? चार्टर एक्ट ऑफ 33। अब यहाँ पे ये पॉइंट देखो, अभी गवर्नर बंगाल में जो है उसको स्टेटस क्या दिया है? पोजीशन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलते हैं। अभी तक बोलते थे कि नहीं बोलते थे? अब उसकी पोजीशन बढ़ा देंगे, उसको बोलेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब वो पूरे नया टाइटल दिया उसको, दिया कि नहीं दिया? किस एक्ट ने दिया? चार्टर एक्ट। हाँ, अगर मैं इसको थोड़ा इस तरह से भी लिखूं, गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था, उसको ये गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल किसने किया था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने किया था कि नहीं? उस वक्त कौन था यहाँ पे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अब यहाँ पे 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अपडेट किया, एलिवेट किया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। तो इस बार यहाँ पे जो उस वक्त जो वो होंगे गवर्नर, वो कौन है? विलियम। जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था कौन था? विलियम बेंटिंग था। इसी तरह फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हुआ? अब कल को क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होगा? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ना, वॉरेन हेस्टिंग होगा, लेकिन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा तो विलियम बेंटिंग। इसी तरह लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था ना, वॉरेन हेस्टिंग, क्योंकि वो गवर्नर जनरल बन गए। इसी तरह लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ना, वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो, वो विलियम बेंटिंग जो है 28 से 33 के बीच में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, फिर 36 से 35 के बीच में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे। और दूसरा यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेचर मीन्स कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे, अब यहाँ पे उस वक्त इंडिया में अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे बंगाल प्रेसिडेंसी था, यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी था, यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी था। ये अपने लॉस अपने टेरिटरी के लिए छोटे खुद से लॉ बना सकता था, ये भी अपने से बना सकता था। लेकिन अब क्या हुआ, जो बंगाल में गवर्नर जनरल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करार दिया। अब ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ये ही लॉ बना सकता है हर किसी के लिए। अब ये लॉ नहीं बना सकते, ये भी लॉ अपने से नहीं बना सकते, क्योंकि देखो अब यहाँ पे उस दिन मैंने पढ़ाया था, गवर्नर जनरल तो हो गया, उसके काउंसिल होती है, गवर्नर जनरल काउंसिल, जिसमें एक तो गवर्नर जनरल खुद हो गया और फिर 3 मेंबर्स खुद अलग से होंगे, तो वो होती है गवर्नर जनरल काउंसिल, जो एक्चुअल पावर मतलब जो पावर है उन्हीं के पास होती है। अब यही जो है एग्जीक्यूटिव पावर भी इसी के पास है, लेजिस्लेटिव पावर भी इसी के पास है। फॉर एग्जांपल अभी हम प्रेजेंट में अगर देखें तो लेजिस्लेटिव पावर है पार्लियामेंट के पास, एग्जीक्यूटिव पावर है प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट के पास। तो उस वक्त तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, जो गवर्नर जनरल था वहीं एग्जीक्यूटिव पावर भी उसी के पास, लेजिस्लेटिव पावर भी उसी के पास होते थे। यहाँ तक क्लियर है? ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया ना। अब इसी एक्ट ने, कौन सा एक्ट? चार्टर एक्ट ऑफ 33, इसने इंडिया में लॉ कमीशन को लाने की बात करी। और फर्स्ट लॉ कमीशन का चेयरमैन कौन था? मैक्यूले। क्या था? मैक्यूले। इन नाम को याद रखो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम्स हैं, इनको आप बहुत जगहों पे पढ़ोगे। अभी आप जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं ये इसी की मेहरबानी है। किसकी? मैक्यूले की। मैंने पहले पढ़ाया था 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये ऑर्डर मिला कि आप 1-1 लाख रुपए एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को ये समझ नहीं आया कि किस एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, लोकल एजुकेशन को प्रमोट करें या वेस्टर्न इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करें, किसको प्रमोट किया जाए, उनको ये समझ नहीं आया। फिर आगे जाके विलियम बेंटिंग के टाइम पे मैक्यूले जो है उसका एक काउंसिल का मेंबर होता है, ठीक है। काउंसिल में 6-5 मेंबर होंगे, उसमें से एक मेंबर मैक्यूले होता है। तो मैक्यूले एक अपना रिपोर्ट देता है जिसके चलते वो ये कहता है कि इंडिया में जो हम पैसा खर्च करेंगे एजुकेशन के प्रमोशन के लिए उसको हम वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोशन में करेंगे। तो हम इंग्लिश एजुकेशन प्रमोट करेंगे, हम वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करेंगे।
लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। वॉरेन हेस्टिंग ने मदरसा बनाया था कि नहीं, कलकत्ता मदरसा बनाया था। उसने फॉर एग्जांपल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी बनाया था। वो सब क्या था, लोकल एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट कर रहे थे। लेकिन जब हम बेंटिंग के टाइम पे आते हैं तो यहाँ पे अब वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट होने लगा। इसी तरह दूसरा पॉइंट ये, लॉ कमीशन कब आया था, 1833 में। किस एक्ट ने लाया था, 1833 एक्ट ने लाया था। ये क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आएगा लॉ कमीशन किस एक्ट ने लाया, ये। दूसरा क्वेश्चन आएगा लॉ कमीशन जब आया तो गवर्नर जनरल कौन था, बेंटिंग था। तीसरा क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि लॉ कमीशन का फर्स्ट चेयरमैन कौन था, मैक्यूले। फर्स्ट कमीशन चेयरमैन कौन था। जैसे कि हम आज तक आईपीसी इंडियन पिनल कोड के चलते हर एक चीज़ करते थे इंडिया में। इंडिया का लॉ किसके बेसिस था, किस पे बेसिस था, इंडियन पिनल कोड। जो आईपीसी हम आज तक यूज़ करते आए थे वो इसी ने बनाया था, किसने, मैक्यूले ने। ये एक पॉइंट। उसके बाद एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली। मैंने प्रीवियस थोड़ी देर पहले कहा 1813 ने तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को ख़त्म किया, लेकिन ट्रेड विद चाइना और ट्रेड ऑफ टी इन दो चीज़ों पे अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था। अब ये 1333 एक्ट आएगा, वो इन दो मोनोपोलीज को भी ख़त्म करेगा। मोनोपोली ख़त्म 13 ने किया था, लेकिन इन दो चीज़ों पे एक्सेप्शन रखा था उसने। अब जो 33 का एक्ट आएगा वो इन दो एक्सेप्शन को भी एंड कर देगा, इसको भी ख़त्म करेगा। ये पॉइंट। फिर एक पॉइंट आता है, ये जो 1833 एक्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कहता है कि आप जो है इंडिया में स्लेवरी जो है वो ख़त्म करो। ये कौन कहता है, एक्ट कह रहा है, लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो इम्प्लीमेंट होता है लगभग 10 साल के बाद। अभी 33 एक्ट ने कहा कि स्लेवरी को एबोलिश करो, 10 साल के बाद जब 43 होगा उस वक्त जो है ऑफिशियली इंडिया में स्लेवरी ख़त्म हो जाती है। और उस वक्त गवर्नर होगा एलन बोरो। 1843 में इंडियन स्लेवरी एक्ट। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि स्लेवरी एबोलिशन के बारे में फर्स्ट टाइम किसने कहा, 1833 एक्ट ने कहा था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कब हुआ, 43 में। और इंडिया में जब स्लेवरी खत्म होती है तो कौन से एक्ट के थ्रू होती है, इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843। उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है, एलन बोरो। अब तक हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल रहे थे, अब यहाँ के बाद हम क्या बोलेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहना स्टार्ट करेंगे। ये एक पॉइंट याद रखना है। उसके बाद बेंटिंग को लेके सती का हमने 2-4 बार पढ़ाया था। सती मीन्स जब हस्बैंड की डेथ होती है तो उसके साथ उसकी वाइफ को भी जिंदा जलाया जाता था। उस प्रैक्टिस को क्या कहते थे, सती कहते थे। अब होता क्या है देखो, 1828 में ब्राह्मो सभा एक ऑर्गेनाइजेशन या एक समाज जो है इस्टेब्लिश होता है। कौन बनाते हैं उसको, राजा राम मोहन रॉय। इस ब्राह्मो समाज को आगे जाके रीनेम करके ब्राह्मो समाज कहेंगे। पहले स्टार्ट होता है ब्राह्मो सभा से, फिर ब्राह्मो समाज उसका नाम होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि जो ब्राह्मो समाज है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1828। किसने इस्टेब्लिश किया था, राजा राम मोहन। हाँ, तो राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहेंगे। बहुत बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है कौन, राजा राम मोहन रॉय। जब इन्होंने ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की तो ये जो आइडियाज़ प्रमोट करता था उसको प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और राजा राम मोहन रॉय एक ऐसी शख्सियत थे जो सती को लेकर बहुत ही सीरियस थे। मतलब वो चाहते थे कि सती ख़त्म हो, सती के अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट करते थे, लिखते थे, बोलते थे। कौन, राजा राम मोहन रॉय। तो इसका जो एफर्ट था फिर वो फाइनली क्या होता है, 1828 में ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसके चलते वो अपने आइडियाज़ को प्रमोट करेंगे। जिसमें एक आइडिया उनका होता है कि सती जो है एंटी रिलीजियस है, इसको ख़त्म करना चाहिए। तो उसके चलते सती प्रोहिबिशन एक्ट आएगा 1829 में। 1829 में कौन होता है, बेंटिंग गवर्नर जनरल होता है। उसके टाइम पे सती रेगुलेशन एक्ट आएगा। इसके चलते इंडिया में अब जो ब्रिटिश टेरिटरीज है वहाँ पे सती की प्रैक्टिस को बैन कर दिया कम्प्लीटली। अगर कोई सती करता है या करवाता है या किसी तरह भी इन्वॉल्व होगा वो एक क्राइम होगा और उनको उस क्राइम के लिए सज़ा मिलेगी। इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो सती इंडिया में बैन कब हुई, 1829 में सती जो है बैन कर देता है कौन, विलियम बेंटिंग। और उसी के टाइम वो फीमेल इन्फेंटिसाइड बैन करता है। फीमेल इन्फेंटिसाइड से सुन, इन्फेंट जब पेट में बच्चा होता है, डिलीवरी से पहले जो पेट में बच्चे होंगे उसको इन्फेंट कहेंगे, ठीक है। तो जो बच्चियां होती थी उस वक्त मतलब कैंसर चेक करते थे या छोटे जब पैदा होते थे बच्चों को मार देते थे।
उधर से फीमेल इन्फेंटिसाइड, तो उस चीज़ को भी क्या किया, बैन किया। ये पॉइंट याद रखना है। अब इधर दो, एक तो मैंने ब्राह्मो समाज, देखो ब्राह्मो समाज और ब्राह्मो सभा एक ही चीज़ है, बस नाम चेंज होता है। हम लोग इसको ब्राह्मो समाज के नाम से जानते हैं। इनिशियली जब ये बना था 28 में तो ब्राह्मो सभा के नाम से बना था, फिर उसको रिनेम होता है ब्राह्मो समाज। तो आज हम उसको ब्राह्मो समाज के नाम से जानते हैं। उसका फाउंडर कौन था, राजा राम मोहन रॉय। ये पॉइंट। अब राजा राम मोहन रॉय एक प्रोग्रेसिव बंदा थे, जो चाहते थे ये जो फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा है, सती है, ये सब इररिलीजियस है, कोई रिलीजियस प्रैक्टिस, इनको बैन कर देना चाहिए। और गवर्नमेंट ने 29 में बैन भी किया। लेकिन उस वक्त फिर एक दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन या एक रिलीजियस रिफॉर्म एक ग्रुप बनता है जिसको बोलते हैं धर्म सभा। ये जो है एकदम एंटी होते हैं इसके, ये तो चाहते हैं कि सती हो, ये चलते रहना चाहिए उस शोषित। तो ये धर्म सभा जो है ब्राह्मो समाज के अपोजिशन में बनाई गई थी। किसने बनाया था, राधाकांत देव, अगेंस्ट सती रेगुलेशन एक्ट के अगेंस्ट था ये पॉइंट। तो ये दो पॉइंट आपने याद रखना है। एक तो यहाँ पे ब्राह्मो समाज हुआ जिसका रिनेम हो के ब्राह्मो समाज, या एक यहाँ पे धर्म सभा, उसमें जो पर्सन होता है यहाँ पे राधेकांत देव, यहाँ पे पर्सन कौन होता है, राजा राम मोहन रॉय। इस तरह से ये चीज़ें देखो, ये दो पॉइंट हो गए। फिर एक क्वेश्चन आता है कि थग्स को इंडिया में सप्रेस किस, थग्स लूट मार करने वाला, चोर लुटेरे सब। तो उस वक्त इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि हर जगह पे चोर लुटेरे हुआ करते थे। तो ये लोग क्या करते हैं, जो कारवान होते हैं, पिलग्रिमेज को जो कारवान जाता है या ट्रेड को जो कारवान है ना ग्रुप, उनको लूटते थे। तो उसमें आता है कि थग्स को, इन लुटेरों को किसने सप्रेस किया था कम्प्लीटली इंडिया में, जितना वॉरेन विलियम बेंटिंग के टाइम पे इनका खात्मा हो जाता है। एक पॉइंट। फिर ये इंग्लिश को लेके, अभी मैंने कहा मैक्यूले ने लाया था इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, और इसी विलियम बेंटिंग के टाइम पे ऑफिशियल लैंग्वेज भी हो जाती है इंग्लिश। इससे पहले ऑफिशियल लैंग्वेज होती है पर्शियन, क्योंकि हम मुगल टाइम से दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल टाइम पे पर्शियन कंटिन्यू रह रही है। तो अब 800 साल से जो पर्शियन चल रही है, आप 10 साल में तो चेंज नहीं कर सकते। तो उस तरह से अभी तक जो ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी पर्शियन, उसको चेंज करता है किसमें, इंग्लिश में। कौन करता है, विलियम बेंटिंग। एक ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट हुआ कि 1313 एक्ट ने बोला कि आप एजुकेशन प्रमोट करो। अब कन्फ्यूजन आ रहा था कि क्या कौन सा एजुकेशन प्रमोट करें, लोकल एजुकेशन प्रमोट करें या फिर वेस्टर्न एजुकेशन। तो फाइनली 35 में मैक्यूले ने एक, अब मैक्यूले उसकी टीम का मेंबर है, तो वो रिकमेंडेशन देता है किसको, वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग को, कि इंग्लिश में हम जो है मैक्यूले मेनू मतलब एक डॉक्यूमेंट सोचिए, मैक्यूले मेनू डॉक्यूमेंट एक प्रिपेयर करता है जिसमें वो विलियम बेंटिंग से कहता है कि इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। तो उसके चलते फिर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास होगा, जिसके चलते ये डिसाइड हो जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी इन्वेस्ट करेगी, जो भी फंड्स एजुकेशन में देगी, वो किस एजुकेशन के लिए होंगे, इंग्लिश एजुकेशन। तो यहाँ से है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन का प्रमोशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इस पहला पर्शियन में होता था, बहुत सारी चीज़ें उर्दू और पर्शियन में। वो तो इंडिया के लेवल में लोकल मतलब स्टार्टिंग में होता था, मतलब 4th 5th, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे 4th 5th तक वो उर्दू में होता था, वर्निकुलर लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पे जब ऑफिशियल लैंग्वेज की हम बोलेंगे इंग्लिश, तो ये हायर एजुकेशन की बात हो रही है। ठीक है, दाख्सा मतलब फर्स्ट क्लास खुली के फ्रूच इंग्लिश ताना यूँ ना, यहाँ बोला जाता है कि अभी फर्स्ट क्लास में तो आप बल्टी या शीना या पुर्गी लैंग्वेज में ही पढ़ाओ, 5th 6th के लेवल खुआ इंग्लिश स्टार्ट हो। इवन मुझे याद है कि एक टाइम पे 6th क्लास के 5th क्लास तक हर एक सब्जेक्ट उर्दू में होता था, नाती करगिल्ला। लेकिन नाती तक उर्दू ऊँचीन, यहाँ जगह चिका हिंदी ऊँचीन, यहाँ जगह चिका गुजराती का ऊँचीन, तो अपने अपने एरियाज़ में वो प्राइमरी एजुकेशन हुआ। यहाँ पे हम इंग्लिश की बात करेंगे तो ये हायर एजुकेशन की बात हो रही है। कौन सी, मतलब कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो वो एजुकेशन इंग्लिश में स्टार्ट हुआ था, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट कब पास हुआ, 1835 में, जिसने इंग्लिश मीडियम एजुकेशन लाया इंडिया में। किसके कहने पे, मैक्यूले के कहने पे। मैक्यूले माइन्यूट जनरल का, तो मैक्यूले ने जो रिपोर्ट बना के दे दिया गवर्नर जनरल को, उसको मैक्यूले माइन्यूट कहेंगे। क्लियर है ये पॉइंट। और ये एक कोटेशन आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ए सिंगल शेल्फ ऑफ यूरोपियन लाइब्रेरी इज इक्वल टू इंटायर लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। देखो मैक्यूले इंडियन लोकल या जो यहाँ सब कॉन्टिनेंट का जो लोकल एजुकेशन सिस्टम है उसको कितना डिसलाइक कर रहा है। वो ये कहता है कि यूरोपियन में जो एक लाइब्रेरी में एक शेल्फ में जो किताबें रखी है वो पूरी इंडियन या अरेबियन लिटरेचर से ज़्यादा बेहतर है। जरूर
तो इसके चलते अब वो लाएगा, लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करेगा क्या? वो नहीं करेगा। तो इस तरह से। और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनाया? 35 में विलियम बेंटिंक ने, ये पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑफिशियल लैंग्वेज बना मेनली कोर्ट्स में यूज होता था। जैसे कॉर्नवालिस ने कोर्ट लाया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहाँ पे एक इंग्लिश जज होता था। हिंदू केस होगा तो पंडित गाइड करेगा, मुस्लिम केस होगा तो मौलाना या मौलवी गाइड करेगा, उस। अब देखो कोर्ट्स भी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, एक प्रेसिडेंसी लेवल पे होगा, एक उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगा, अलग अलग लेवल पे होगा। हमने उस दिन पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट आया था 1773 एक्ट में, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट आया था। तो अब जो लोअर कोर्ट्स होंगे वहाँ पे अभी इंग्लिश और वर्निकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज यूज होगा। लेकिन जो हायर कोर्ट्स हैं, हायर कोर्ट्स में कौन सी लैंग्वेज होगा? इंग्लिश। पर्शियन हटा दिया। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज एज इंग्लिश लाया किसने? विलियम बेंटिंक ने लाया था। ये पॉइंट याद रखो। फिर यहाँ पे सर्क्यूट कोर्ट्स का एक कंसेप्ट लाया था, अलग अलग प्रेसिडेंसी में सर्क्यूट कोर्ट कुछ लाया था, वो वेलिस्ले ने लाया। किसने लाया था? कॉर्नवालिस ने। इसमें बस इतना याद रखो, सर्क्यूट कोर्ट्स किसने लाया था? जानना कौन? क्योंकि उस दिन हमने कॉर्नवालिस के टाइम पे पढ़ा था पुलिस रिफॉर्म्स और जुडिशल रिफॉर्म्स। तो बहुत सारे जुडिशल और पुलिस रिफॉर्म्स लाए थे किसने? कॉर्नवालिस ने। उसमें से एक था सर्क्यूट कोर्ट्स का, जो अलग अलग कोर्ट्स मतलब एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर का लेवल, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बीच में जो लेवल में कोर्ट आएगा उसको सर्क्यूट कोर्ट्स कहेंगे। तो यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाद जाओगे, फिर सर्क्यूट कोर्ट्स पे, उसके बाद नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट। तो ये बीच का लेवल का एक कोर्ट आया सर्क्यूट कोर्ट। ये लाया किसने था? कॉर्नवालिस ने। बाद में विलियम बेंटिंक ने उनको एबॉलिश किया था उसके टाइम पे। ये पॉइंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विलियम बेंटिंक को लेके, तो इनको आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा मेटकाफ। मेटकाफ का हमने अभी पढ़ा था, ट्रीटी ऑफ अमृतसर में जब मिंटो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उस एम्बेसडर को किसने भेजा था? मेटकाफ को। तो वो राजा रंजीत सिंह के साथ ट्रीटी करता था ये। तो इसको टाइटल मिलता है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। अभी मैंने कहा कि अराउंड 1770s में न्यूज़पेपर्स का आना स्टार्ट होता है। उसके बाद आगे जाके जब 1800 में वेलिस्ले आएगा, बहुत ज़्यादा सेंसरशिप एक्ट, इसको हम बोलते हैं सेंसरशिप एक्ट लाता है, जिसके चलते जो न्यूज़पेपर्स हैं और जो भी फॉर्म ऑफ प्रेस है उसको सप्रेस करता है कम्प्लीटली। फिर मैंने आगे बोला अभी 1818 में लोकल न्यूज़पेपर आएगा, वो मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन जो गवर्नर्स थे, अब एक पॉइंट बताओ मुझे, ब्रिटिशर्स जो है सप्रेशन कर रहे थे, बहुत जुल्म कर रहे थे। तो जो इंडियंस लोकल में लिखते हैं प्रेस में, वो क्या अच्छा लिखेंगे कि बुरा लिखेंगे? बुरा ही लिखेंगे। तो आपको लगता है जो गवर्नर जनरल है वो इन चीज़ों को प्रमोट करेगा? वो क्या करेगा? सप्रेस करेगा। तो इन चीज़ों को प्रेस हमेशा सप्रेस ही रहा है। लेकिन जब मेटकाफ गवर्नर जनरल बनता है तो इस टाइम पे जो है ये जो है इस प्रेस को लिबरेट करता है, मीन्स कि प्रेस को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे देता है, बहुत ज़्यादा छूट दफा आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अभी मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, मान के चलो मुझे लद्दाख गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से इनकार है, तो मैं इसके अगेंस्ट लिख सकता हूँ। कोई मुझे आके जेल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। लेकिन उस वक्त इतना फ्रीडम नहीं था। जब मेटकाफ गवर्नर जनरल बनता है 1835 या छोटे थोड़ा सा टाइम के लिए होता है, तो वो जो है इंडियन जो फ्री प्रेस होती है, इंग्लिश और इंडियन दोनों को बहुत ज़्यादा छूट दे देगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। एक ये पॉइंट। और मेटकाफ के रिलेटेड दूसरा जो पॉइंट याद रखना है वो है ये वाला, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। लेकिन उस वक्त वो गवर्नर नहीं था, गवर्नर कौन था? मिंटो था। लेकिन वो रंजीत सिंह और मेटकाफ वो ट्रीटी करने जाता है उधर। तो ये 2 पॉइंट याद रखने बस। फिर आता है लॉर्ड ऑकलैंड। तो 36 से लेके 42 में नेक्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया कौन होगा? लॉर्ड ऑकलैंड। इसके साथ 2 पॉइंट याद रखने, सबसे इसके साथ ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इंडिया में बंगाल में ऑकलैंड है, लॉर्ड ऑकलैंड है। यहाँ पे पंजाब है, पंजाब में उस वक्त रूलर होता है महाराजा रंजीत सिंह। यहाँ पे अफगान्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक अफगानी जो किंग होगा उसको अमीर बोलते थे। क्या बोलते थे? अमीर। तो यहाँ पे इन तीनों की एक ट्रीटी होती है, तो उसको हम बोलेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 लोगों के बीच में जब ट्रीटी होगी तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राईपार्टाइट ट्रीटी। एक ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट, अब यहाँ पे एक ट्रीटी करके वो अफगानिस्तान में अटैक करेगा।
कुछ ऐसा होता है, वो मैं पूरा स्टोरी नहीं बताऊंगा, बस इतना याद रखो जब लॉर्ड ऑकलैंड यहाँ पे था तो उस वक्त वो अफगानिस्तान में अटैक करता है। और एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपके कोई एग्जाम में आ भी सकता है। या अफगानिस्तान है ना, यहाँ पे अफगानिस्तान को कहा जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स। अच्छी से बात, ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स आप क्या समझते हो? मीन्स कि ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स मतलब कि यहाँ पे अफगानिस्तान को अभी तक कोई भी एम्पायर जो है कैप्चर नहीं कर पाया है। इन शॉर्ट कि जैसे कि ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने नेपाल को भी अपने अंडर लाया, इधर सिंध अपने अंडर लाया, यहाँ पे पंजाब था उसको भी अपने अंडर लाया, यहाँ पे म्यांमार था उसको भी अपने अंडर लाया, लेकिन अफगानिस्तान को कभी वो अपने अंडर, मतलब अफगानिस्तान को आगे जाके रशिया आएगा उधर, वो भी उसको नहीं कैप्चर कर पाता है। बाद में अमेरिका आता है, मतलब ननी से अमेरिका वापस चला गया अफगानिस्तान को छोड़ के, वो भी उसको नहीं कंट्रोल कर सका। तो क्या है, तो बड़े बड़े कितने भी डायनेस्टीज, बड़े बड़े एम्पायर्स आए, लेकिन कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए अफगानिस्तान को कैप्चर नहीं कर पाए। तो इसलिए अफगानिस्तान को बोला जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स। का तो क्वेश्चन आएगा, विच कंट्री इज नाउन एज ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स? अफगानिस्तान। और यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो अभी तक हमने बर्मा, एंग्लो बर्मा पढ़ा था, अब एंग्लो अफगान वॉर भी हो जाता है, लेकिन अफगान को ब्रिटिश कभी कैप्चर कर, लेकिन बर्मा को करते हैं। तो यहाँ पे इस ब्रिटिश इंडिया के मैप में आपको बर्मा दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि वो कैप्चर कर लेते हैं, अपने अंडर लाते हैं, लेकिन अफगानिस्तान को कभी नहीं ला पाते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज़ को फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर होता है ऑकलैंड के टाइम पे। किसके टाइम पे? तो यहाँ पे दो वॉर होते हैं अफगान के रिलेटेड। एक होता है ऑकलैंड के टाइम पे अभी 36-40s के बीच में, एक आगे 1876 में होती है, लिटन उसका नाम होता है गवर्नर जनरल का उस वक्त, तो वो हम आगे भी इसको देखेंगे। दूसरा होता है ट्राईपार्टाइट ट्रीटी हो गई किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी, पंजाब और अफगानिस्तान के बीच में एक ट्रीटी होती है, ये वो, तो वो चीज़। और उसी टाइप पे रंजीत सिंह, पंजाब जो किंगडम है यहाँ पे, उसका सबसे, ये जो पंजाब यहाँ पे किंगडम है, उनकी कैपिटल यहाँ पे अमृतसर और लाहौर हुआ करती थी। उनका सबसे जो इम्पोर्टेंट और पावरफुल जो रूलर था वो था महाराजा रंजीत सिंह। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि महाराजा रंजीत सिंह की जब डेथ हुई थी तो यहाँ पे गवर्नर कौन था, या उनकी डेथ कब हुई थी? 39 में। अब जो ही महाराजा रंजीत सिंह, अब यहाँ पे देखो, अभी तक यहाँ पे कौन था, एक सेकेंड यार कहाँ चला गया, ये देखो, अभी तक यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह था, पंजाब का रूलर था, गवर्नर नहीं, रूलर था। तब तक ब्रिटिशर्स इधर आ ही नहीं पाए। अब जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाएगी तो पंजाब में कोई भी पावरफुल रूलर या किंग नहीं होता है, तो उसका मौका उठा के जो ब्रिटिशर्स है वो पंजाब को भी अपनी टेरिटरी के अंदर कैप्चर कर देते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो इस तरह से होता। अभी यहाँ पे जो ही रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है, उसके बाद ये बंदा आएगा और अटैक करेगा किसको? पंजाब को। तो उसके बाद वही चीज़ें यहाँ पे इलेन बोरो 42 से 44 के बीच में आएगा, नहीं ये पहले सिंध में अटैक करेगा। तो इसके टाइम पे जो है सिंध इंडिया का पार्ट हो जाता है, ये पॉइंट है। और आगे मैंने पढ़ा था एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, 1833 एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा था कि 1833 एक्ट ने बोला स्लेवरी को एबोलिश करो, लेकिन उन्होंने 10 साल के बाद किया। 10 साल के बाद कब? 43 में। तो ये इलेन बोरो के टाइम पे इंडिया में स्लेवरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आएगा एक कि स्लेवरी इंडिया में किसके टाइम पे ख़त्म हुई? इलेन बोरो के टाइम पे। दूसरा क्वेश्चन आएगा कब हुई थी? 43 में। और इंडियन स्लेवरी एक्ट। ये पॉइंट अच्छे से सुनो, देख अनाज जानता, इस पे मैं बहुत सारे आज क्वेश्चन डालूंगा, सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद दिमाग में सेट हो जाएंगी। अभी स्टोरीज को एक टाइमलाइन तो बस है, न्यून से आया। उसके बाद हार्डिंगे आएगा, हार्डिंग फर्स्ट। ये बंदा 44 से ये करेगा किसको? एनेक्स, ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। तो जो ही मैंने कहा 38-39 में यहाँ पे ऊपर देखो महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई, अब पंजाब जो है वीक हो गया। वीक होते ही हार्डिंगे आएगा जब, तो 45 और 46 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर करेगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड हार्डिंगे 1, ये पॉइंट। दूसरा आएगा कि कब हुआ था? 45-46 के टाइम पे। तीसरा क्वेश्चन आएगा ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुई थी?
जिसने एंड किया फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। यूँ भी कह सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ लाहौर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद एंग्लो सिख वॉर 2 हो जाएंगी। पहले हार्डिंगे करेगा, ट्रीटी ऑफ लाहौर करके सेटल वेटल करेगा कुछ। उसके बाद अपना आएगा डलहौजी। डलहौजी तो हर एक चीज़ अपने अंडर ले लेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स हमने पढ़ा था ना डलहौजी को लेके, तो ये यहाँ पे डलहौजी आएगा। फिर वो पूरा पंजाब को अपने अंदर अपनी टेरिटरी के अंदर ले लेगा जो ब्रिटिश टेरिटरी है। फिर जो एबोलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, बेंटिंग के टाइम पे भी उसने भी इस पे बैन लगाया था। जब हार्डिंगे आएगा तो ये तो मेन पॉइंट यही आता था, ट्रीटी ऑफ लाहौर और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपना मेन एक्टर आएगा हीरो डलहौजी। सबसे इम्पोर्टेंट आगे विलियम बेंटिंग एक इम्पोर्टेंट गवर्नर था। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट गवर्नर होगा कौन होगा, ये डलहौजी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि डलहौजी को बोलते हैं, देखो अब तुम यहाँ पे देखो, नाते तासा फादर ऑफ इंडिया जगत गांधिया मीन्स कि उसका बहुत बड़ा रोल रहा होगा कि नहीं रहा होगा। इस तरह राजा राममोहन राय को मेकर ऑफ मतलब फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया का तो जरूर थे, मॉडर्न इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो इसी तरह डलहौजी सबसे मस्त बंदा। ये आते ही ये क्या करेगा, देखो अभी मान के चलो यहाँ पे ब्रिटिश टेरिटरी है इतना सा। जब डलहौजी आएगा वो हर एक चीज़ को मतलब यूँ में ना लालची इंसान तो चीज़ आया दिवा मन सक नरिस खेले तोशिक जरखान तोशियों में तो अभी खाचिक मतलब खुद सम चिक ना आया मतलब दिन नजमीशे जमीराश आया मतलब डांशे में मना दिव अंगास खेले दिव मी खाचियों तो दे साख्यात उनजो से खुयां साख्यात खुयांजो से उस तोशिक। तो डलहौजी क्या करता है, जूँ ही आएगा, जूँ ही पहले यहाँ पे ये चलो बंगाल है, पहले आते ही यहाँ पे देखा कि यार पंजाब का तो रूलर बहुत वीक है, यहाँ पे कोई है ही नहीं, पहले इसको खा लेता हूँ जरा। पंजाब को लाएगा अपने अंडर। अब पंजाब पे ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट बन गया नहीं बन गया। उसके बाद उसने लाया डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स पॉलिसी लाया, जिसके चलते उसने क्या एक ऑर्डर पास किया कि जो भी राजा है जिसका लटका नहीं है, जो भी राजा है जिसका खुद का लटका मतलब राय संतान एक पोजिशन एडॉप्ट बस फ्रीक हो उर्दू में अपना लटका जिस राजा का भी नहीं होगा उसकी टेरिटरी हमारी हो जाएगी। उदो से डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स लालची हो 300। तो उस तरह से वो सारे जो भी रूलर्स थे जिनका कोई अपना लटका नहीं था वो सारे छोटे छोटे टेरिटरीज को भी अपने अंडर ले लिया। अभी भी उसका पेट नहीं भरा है। अब क्या करेगा, यहाँ पे अवध होता है, अवध भी का OUDH होगा अवध। अवध में क्या था कि अवध एक बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी थी, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्रिंसली स्टेट तोशिक। अब अवध में क्या था, जो वाजिद अली खंचिक राजे गुतबिन उसके लड़के भी थे। अब उसको बहाना चाहिए यार इसको मैं कैसे खाऊं, अटैक तो कर नहीं सकता था या कुछ पता नहीं, लटका भी है डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स करके भी नहीं ले सकता। तो यहाँ पे फिर अवध में क्या करते हैं, वो अवध में बोलेगा भाई तुम बहुत मिस गवर्नेंस कर रहे हो, तुम अपनी जो किंगडम है वहाँ पे मिस गवर्नेंस बहुत कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें भगा रहा हूँ, इसको भी लाओ ब्रिटिश एम्पायर में। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि अवध को डलहौजी ने ले लिया, लेकिन किसके चलते ले लिया सर, मिस गवर्नेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के थ्रू तो नहीं लिया क्योंकि उसका लड़का था तो वो नहीं चला, तो इसलिए मिस गवर्नेंस के थ्रू ले लिया। तो इस तरह से डलहौजी क्या करेगा, जितना हो सके एरिया को ब्रिटिश एम्पायर के अंडर लाएगा। और ये लास्ट रूलर होता है गवर्नर जनरल, जिसके अंडर एक्सटर्नल एरियाज को वो कैप्चर कर रहे होंगे। मीन्स कि अभी तक ब्रिटिश एम्पायर ये भी ले रहा है, ये भी अपने अंडर, ये भी सब खुनते अंडर क्यों दे। तो यहाँ के बाद वो चीज़ें खत्म होगी। तो जो अभी हम ब्रिटिश एम्पायर का मैप पढ़ रहे हैं ना, तो लगभग ये मैप तैयार होता है डलहौजी के टाइम पे। उसके बाद ज़्यादा एनेक्सेशन का में पाया। तो यही चीज़ें यहाँ पे, अब ये है पॉइंटर आपके लिए। सबसे पहला पॉइंट, डलहौजी इसको बोलते हैं यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ, सबसे यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सुंदरना डलहौजी, एक पॉइंट। इसी को बोलते हैं मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेकर ऑफ। इसी के नाम पे एक हिल स्टेशन है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। डलहौजी हिल स्टेशन जरूर हिमाचल प्रदेश में, ये पॉइंट याद रखो। उसके बाद अभी मैंने बोला कि सिक्स को उसने सबसे पहले अपने अंदर ले लिया। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट तो यहाँ पे ऊपर इसने किया था हार्डिंगे ने, तो ये पॉइंट। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है जिसके चलते, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है जिसके चलते यहाँ पे पंजाब को पूरा एनेक्स करेगा। उस वक्त जो कोहिनूर डायमंड जब थोड़े ऊँचिंदे, तो कोहिनूर जो हीरा होता था वो पंजाब के पास था, रंजीत सिंह के पास।
तो वो लोग ब्रिटिशर्स लोग अपने वो भी ले लेते हैं हड़प करके, फिर इंग्लैंड भेज देंगे वो भी। अभी कोहिनूर डायमंड कहाँ पे, इंग्लैंड के म्यूजियम में। तो उन्होंने कहाँ से छीन के लाया था, पंजाब से, महाराजा रंजीत सिंह के पास से, ये पॉइंट। फिर दूसरा मैंने बोला डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स किसने लाया, उसके चलते जिस भी राजा का अपना खुद का मेल लड़का नहीं होगा या लड़का नहीं होगा, प्रिंस नहीं होगा, तो उसको हम अपने अंडर ले लेते हैं चोशिक। तो वो एनेक्स करता था कौन, डलहौजी। तो उस तरह से ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स क्वेश्चन आएगा। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स को किसने लाया, डलहौजी ने लाया था। कब लाया था, 48 में, क्योंकि फर्स्ट जो टेरिटरी, फर्स्ट किंगडम किसको कैप्चर किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के थ्रू, सतारा महाराष्ट्र में है ये। तो कब किया, 48 में। तो यूँ भी क्वेश्चन आएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1848 में। फर्स्ट स्टेट थी जो आई थी वो कौन थी, सतारा महाराष्ट्र में, फर्स्ट प्रिंसली स्टेट। अब ये भी आएगा यहाँ पे इम्पोर्टेंट, झांसी। झांसी में उस वक्त कौन थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई की टेरिटरी, उसका कोई अपना लड़का था नहीं, वो रानी थी, तो उसको भी अपने अंडर ले लेता है कौन, डलहौजी। वो कब देता है, 1853 में। तो ये कह सकते हैं कि झांसी को डलहौजी ने या ब्रिटिश ने कब कैप्चर किया ना, 53 में। फर्स्ट आया था 48 में, फिर 53 में झांसी को लेता। झांसी इंपॉर्टेंट है। और अवध के केस में अलग था। अवध में जो राजा था उस वक्त वाजिद अली खान राजा था, लेकिन उसके लड़के भी थे। तो वहाँ पे क्या बहाना बनाया डलहौजी ने, मिस गवर्नेंस, कि बोला यार तुम बहुत मिस गवर्नेंस कर रहे हो अपने सब्जेक्ट के साथ, अपने लोगों के साथ तुम बहुत गलत कर रहे हो, तो इसके चलते मैं तुम्हें यहाँ से भगा रहा हूँ और इसको अपने अंडर वो 56 में लाएगा। कब लाएगा, अवध को कब कैप्चर करेगा, 56 में। किसके थ्रू, मिस गवर्नेंस के थ्रू, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के थ्रू नहीं करेगा। और उस वक्त वहाँ का राजा कौन होता है, वाजिद अली खान। एक कोटेशन होता है विद रेस्पेक्ट टू अवध, जो डलहौजी का कहीं पूछा जाएगा तो, ए चेरी दैट विल वन डे ड्रॉप इन अवर माउथ। तो डलहौजी कहा करता था पहले अवध को लेके कि अवध इज लाइक ए चेरी दैट विल ड्रॉप इन अवर माउथ। तो ये हम इसको कैसे कैसे बाद में ले लेंगे चौशिया। तो ये पॉइंट। उसके बाद मैंने बोला बर्मा के साथ वॉर हुआ था, 3 वॉर। फर्स्ट तो एमहरिस्ट ने किया था 1824-5 के टाइम पे। उसके बाद सेकेंड डलहौजी करेगा, डलहौजी बर्मा को भी अटैक करेगा, तो उसका थोड़ा सा पार्ट कैप्चर करेगा। फिर आगे जाके डफरिन आएगा, वो उसका बाकी पार्ट कैप्चर करेगा। तो सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर कब हुआ था, 52 से 53 के बीच में। किसने किया था, डलहौजी ने। ये पॉइंट याद रखना। फिर रिलीजियस को लेके यहाँ पे देखो, सती को किसने बैन किया था, विलियम बेंटिंग ने। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सती को बैन करने में किस लोकल बंदे का रोल था, राजा राम मोहन रॉय का था। क्लियर है वो पॉइंट। और उधर एक्ट कौन सा पास होता, सती रेगुलेशन एक्ट 1829, वो पॉइंट। इसी तरह यहाँ पे डलहौजी 2 चीज़ें, कास्ट डिसेबिलिटी, जो कास्ट को लेकर डिसेबिलिटीज होती थे उसको बैन करेगा। दूसरा विडो रीमैरेज एक्ट। उस वक्त विडोज का रीमैरेज ही नहीं होता था, तो उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इस बंदे को याद रखना है, ईश्वर चंद्र, जिसने बहुत सारा एफर्ट किया इस चीज़ को हटाने के लिए कि विडो का रीमैरेज कराओ। अब उनकी ज़िंदगी खराब हो गई, तो इसलिए फाइनली इस बंदे के एफर्ट से ब्रिटिश जो है विडो रीमैरेज एक्ट पास करेगा, जिसके चलते विडोज का रीमैरेज को अलाउ किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आएगा, विडो रीमैरेज एक्ट कब पास हुआ, किसके टाइम पे, डलहौजी के टाइम पे। किसके एफर्ट के थ्रू, उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वहाँ पे सती के टाइम पे राजा राममोहन रॉय था, विलियम बेंटिंग के टाइम पे 1829 में। तो इनको ऐसे याद रखो। फिर ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन आता है। 1853 में फर्स्ट ट्रेन इंडिया में चलती है मुंबई टू ठाणे, जो इसीलिए फर्स्ट ट्रेन किसके टाइम पे आती है, डलहौजी के टाइम, इसलिए उसको फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी कहेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट ट्रेन किस गवर्नर के टाइम पे चली थी, कब आई थी, किस कहाँ से कहाँ चली थी, और फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी किसको कहेंगे, डलहौजी को। ये पॉइंट। इसी 1853 में फर्स्ट टेलीग्राफ भी आया था। टेलीग्राफ एक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम चीन पाया, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल वायर्स के थ्रू, जैसे कभी हम चैटिंग करते हैं, चैटिंग का थ्रू एडवांस हो सकता है, सब वाईफाई के थ्रू चलता है सब कुछ, लेकिन उसको वायर के थ्रू हम टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते थे इलेक्ट्रिकली, उस तोशिक, तो उसको टेलीग्राफ बोलते थे। तो टेलीग्राफ फर्स्ट कब आया था, 53 में। किसने लाया था, डलहौजी ने। फर्स्ट टेलीग्राफ कहाँ से कहाँ तक हुआ था, कलकत्ता टू आगरा में, ये चीज़। फिर पोस्टल सिस्टम, दफना स्टैम्प यूज बात दे, वो भी कब आया था, डलहौजी के टाइम पे।
पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मीन्स कि जो पब्लिक वर्क दरअसल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में था थी। पीडब्ल्यू जो पब्लिक वर्क सब लेता है, पम्प रोड ये जो भी बनाते हैं पब्लिक रिलेटेड वर्क से, उस डिपार्टमेंट को फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था? डलहौजी ने 54 में। इसलिए उसको फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग भी कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा, फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग सिस्टम, क्योंकि एक बार पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है ना, बड़े बड़े जो टनल्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, रोड्स हैं, ये वो चीज़ें, अब ट्रेन आ गया तो ट्रेन के लिए बड़ी बड़ी पटरियाँ चौरगोस है कि नहीं, तो वो सब चीज़ों के लिए अब डिपार्टमेंट आ गया PWD का, तो वो भी किसने लाया था? डलहौजी ने। अब ये पॉइंट 13 एक्ट किसके टाइम पे आया था? 1813 एक्ट किसके टाइम पे आया था? चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 शाबाश, गलत, ना? मिंटो के टाइम पे आया था। फिर उसके बाद 20 साल के बाद 1833 में किसके टाइम पे आया नेक्स्ट एक्ट? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पे। विलियम बेंटिंग ये आया था मिंटो 1 के टाइम पे। अब उसके बाद 20 साल के बाद फिर से एक चार्टर एक्ट आएगा 1853, तो ये चार्टर एक्ट आ गया, किसके टाइम पे आ गया? ये डलहौजी के टाइम पे आ गया। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट देखो, 1813 एक्ट आया, 1833 आया, इन सारे एक्ट्स में ये था कि ये 20 साल के लिए आपको, मतलब जो भी मैंने बोला है 20 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का लाइसेंस एक्सटेंड बचा था। लाइसेंस क्यों मत दे वहाँ कि चलो मुझे नीचे दुकान बनाना है ना, यदि का दुकान चित्रंगा लाइसेंस पुरगोस जैसे का तामांची ना, तो वहाँ से म्यूनिसिपैलिटी से मैं लाइसेंस लाऊंगा, मान लो का दुकान गांग में सुई म्यूनिसिपैलिटी पिन, अगर ना उधर का दुकान ताजी ना सुई का लाइसेंस क्यों मगोस म्यूनिसिपैलिटी का ना। अब वो मुझे मान चलो 10 साल का दिया, लेकिन यहाँ रिन्यू बा छागोस, यहाँ 10 साल ताजिन, देन यहाँ रिन्यू बा आगोस 10 साल ताजिन, वो भी ये भी उसी टाइप का 20-20 साल का। लेकिन जब 53 एक्ट आता है तो अब और 20 साल का कुछ भी जिक्र नहीं करता है, मीन्स कि अब कोई 20-20 साल नहीं होता। वो पॉइंट अभी तक मैंने बोला, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसकी अपनी एक काउंसिल हुआ करती थी, है कि नहीं, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्लस 2-4 मेंबर होते थे, तो उनकी एक काउंसिल होती थी। वहीं एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी करते थे, वहीं लेजिस्लेटिव फंक्शन भी यही काउंसिल करती थी, सब कुछ यही करती थी। लेकिन ये जो 1853 एक्ट आएगा वो क्या करेगा, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन है वो सेपरेट करेगा। अब गवर्नर जनरल की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो अब हमको दिख रहा है यहाँ से पावर अब डिवाइड हो रहा है। दक्षांगाती केस तो जुडिशरी अलग होत, लेजिस्लेटिव बॉडी अलग होत, एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग होते। वो अब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अलग होने का स्टार्ट कहाँ से होता है? हाँ, इससे पहले गवर्नर जनरल एक काउंसिल हुआ करती थी जो एग्जीक्यूटिव भी यही करती थी, लेजिस्लेटिव भी यही करती थी फंक्शंस। अब 53 एक्ट के बाद जो गवर्नर जनरल उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग होगी, ये एग्जीक्यूटिव काम करेंगे, ये लेजिस्लेटिव रिलेटेड काम करेंगे। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने एक DPSP में आर्टिकल पढ़ा था जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, आर्टिकल 50। शाबाश, इस तरह से याद रखो यार, मतलब टिप पॉइंट के जा सकते। क्या था 50 किस बारे में बोलता था? सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। एकदम गलत, शाबाश। एग्जीक्यूटिव ने जुडिशरी के बारे में, आर्टिकल 50 DPSP में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग अलग है दुखते, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कौन है? कौन? दाखिला IAS UPSC KS एग्जाम उनका होता, ये सब सिविल सर्विसेज है। इसी के चलते बड़े बड़े पोस्ट में रिक्रूटमेंट होती है। तो ये फर्स्ट टाइम सिविल सर्विस का कॉन्सेप्ट किसने लाया था? कॉर्नवालिस ने लाया था। लेकिन जब ये इनिशियली लाया था तो वो सिर्फ ब्रिटिशर्स ही अप्लाई कर सकते। अब इंडिया टेरिटरी यहाँ पे ब्रिटिश रूल कर रहा है, लेकिन जो ऑफिसर्स हैं वो सारे सिविल सर्विस के थ्रू रिक्रूट होंगे, लेकिन ये सारे अंग्रेजी होंगे। अभी तक इंडियंस को सिविल सर्विस देने के लिए कोई भी परमिशन या वो नहीं था। अब ये जो 53 का एक्ट आएगा ये क्या करेगा, जो सिविल सर्विसेज है वो ओपन करेगा कंपटीशन सबके लिए। आज के बाद से जो सिविल सर्विसेज है वो सभी के लिए ओपन है। आप पढ़ो, compete करो, एग्ज़ाम दे दो, निकालो और ऑफिसर बन जाओ। तो अभी जो हम सिविल सर्विसेज देते हैं उसका जो उसको ओपन किसने किया था? 53 के एक्ट में। किसके टाइम पे हुआ था? वो डलहौजी के टाइम पे। तो 53 में जो है सिविल सर्विस ओपन हो गई सबके लिए। अब इंडियंस भी अप्लाई कर सकते। अब उनको इंग्लैंड जाके एग्ज़ाम देना पड़ता था, लेकिन एग्ज़ाम इंडिया में नहीं होता था, वो इंग्लैंड में होता था। तो उसके बाद 10 साल के बाद कंपटीशन होने के 10 साल के बाद फर्स्ट टाइम जो इंडियन सिविल सर्विस क्रैक करता है उसका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। रविंद्र नाथ टैगोर कुछ भाई कजन वजन कुछ था शायद ये। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है
फर्स्ट इंडियन होता है जो सिविल सर्विसेज क्रैक करता है। कब करता है? 1863 में। लेकिन जो सिविल सर्विस ओपन कब होती है? 53 में। कौन एक्ट करता है? 53 का एक्ट जो है उसको ओपन करता है। ये क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट। अब मैंने यहाँ एक पॉइंट बताया, देखो अभी तक हमने 1773 का एक्ट पढ़ा, उसके बाद 20 साल में 93 में दूसरा एक्ट आया, उसके 20 साल के बाद 1813 में एक्ट आया, फिर 20 साल के बाद 33 में एक्ट आया, फिर 20 साल के बाद 50। तो ये जो भी एक्ट आया था हर कोई जो है बोल रहा था कि भाई 20 साल के लिए आपको परमिशन है ट्रेड का, ये वो जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को काइंड ऑफ लाइसेंस देता था। लेकिन ये जो 53 एक्ट आया इसने कोई 20 साल एक्सटेंशन नहीं किया, उसने इस बारे में कुछ कहा ही नहीं। उसके चलते क्या होता है कि यहाँ पे देखो 53 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा कोई परमिशन, फिर आगे जाके 10 साल के बाद यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे कहीं देखो, यहाँ पे 58 में एक एक्ट आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 53 में एक्ट आया, एक्सटेंशन उसने नहीं दिया। फिर यहाँ पे 1857 में रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट ऑफ 1857 से बनाते मसल्स पे, लेकिन पता होगा कुछ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 में क्या होगा कि इंडिया में हर जगह रिवोल्ट होगा ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ। अभी तक हमने कहीं रिवोल्ट पढ़ा कि कोई किंगडम ने रिवोल्ट किया, अभी तक थोड़े थोड़े बैटल हो रहे थे, यहाँ पे वो लड़ रहा था, यहाँ पे वो। कौन सा रिवोल्ट पढ़ा था? 1857 का भी रिवोल्ट नहीं पढ़ा है मैंने, बस तुम लोगों को स्टोरी पढ़ाया था। राजा ये बहादुर शाह जफर को रूलर बनाते हैं, ये वो जरे मुगल्स के टाइम पे मैंने स्टोरी बताया था, लेकिन एक्चुअल में नहीं पढ़ाया कि रिवोल्ट 1857 होता है जरे। अब 53 में अभी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया कि नहीं आया? तो उसके बाद 57 में रिवोल्ट होता है इंडिया में। रिवोल्ट होने के बाद जो है ब्रिटिशर क्या करते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। तो फिर उसके अगले साल 1858 में एक नया एक्ट पास करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट के चलते जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको डिसॉल्व करेंगे। डिसॉल्व मतलब इसको बिल्कुल ख़त्म। अब के बाद से 85 के बाद से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो क्या थी? प्राइवेट कंपनी थी, उसका कोई भी रोल इंडिया में अब नहीं होगा। अब यहाँ के बाद जो है ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वहीं सब कुछ कंट्रोल करेगी। यहाँ से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी हर एक चीज़ें, जो भी बंदे थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू होते थे, तो ये तो प्राइवेट कंपनी थी। अब ये डिसॉल्व हो जाएगी कम्प्लीटली, यहाँ के आगे फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी। तो वो क्वेश्चन यहाँ पे 2 पॉइंट बचे हैं, फिर हम एंड करेंगे। यहाँ पे देखो तो 20 एक्ट लास्ट एक्ट फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये 1853 एक्ट क्या हो गया? लास्ट एक्ट हुआ ना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि 58 में तो उसको फिर डिसॉल्व कर देता है गवर्नमेंट, ख़त्म कर देता है। क्योंकि यहाँ पे 53, फिर ये मैंने गलत लिखा, ये 58 होना चाहिए, 58। तो 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आएगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करेगा। अब जो ब्रिटिश टेरिटरी है वो किसके अंडर आएंगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के सीधे। अब जो भी चीज़ें यहाँ पे होंगी वो डायरेक्ट गवर्नमेंट करेगा, ये पॉइंट क्लियर करना है। उसी के टाइम पे 53, अभी हम डलहौजी के टाइम पे है कि नहीं है? डलहौजी के टाइम पे वुड्स डिस्पैच आएगा। वुड्स डिस्पैच एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के थ्रू प्राइमरी सेकेंडरी तक हायर एजुकेशन, ये जो मॉडल सिस्टम लाया था किसने लाया था? वुड्स डिस्पैच। मतलब देखो गवर्नर जनरल इम्प्लीमेंट वाचिन, जो ये चार्ल्स वुड था जो बंदा था उसने मतलब रिकमेंड किया था जनाया वुड्स डिस्पैच उदय। डिस्पैच मतलब एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। मान लो गवर्नर उद्दिका, उसने बोला ये मॉडल आप इम्प्लीमेंट करो। मान लो रवि कुमार जैन चीज़ दिल्ली आना अफसर चिगिस उदू चौसे तास सुई लगाता गवर्नर इलाका खुद इम्प्लीमेंट वाचित, तो उदू लगाता रवि कुमार डिस्पैच यंग जर्चिन उत्सोशिका। तो उसमें क्या होता है, मैक्यूले ने क्या किया? इंग्लिश सिस्टम लाया कि नहीं लाया? कि एजुकेशन किस में होना है? इंग्लिश में। वो हायर एजुकेशन की बात होती है। अब ये जो वुड डिस्पैच है वो क्या बोलता है कि एक तो आप एजुकेशन सिस्टम को प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में डिवाइड कर देते, 3 लेवल। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो वर्निकुलर में होगा। प्राइमरी जनता का तो 1 नट्टियन सप्पजन आया, तो वो वर्निकुलर मतलब उसमें लोकल लैंग्वेज। कभी भी आप वर्निकुलर पढ़ोगे ना आगे पीछे तो उसका मतलब है लोकल। मंगाती तो लोकल लैंग्वेज नंगाती हो सके गांव में बाल्टी में भी हो सकता है, शीना युत्खन गांव में शीना में होगा, या होगा ले युत्खन गांव में लेपा बोटो लैंग्वेज को चिन, तो उर्दू सोचें वर्निकुलर लैंग्वेज को। क्लियर सा? या फिर नॉर्मली कहते तो उर्दू हो सकता। हमारे यहाँ पे उर्दू ज़्यादा डोमिनेटिंग था ना, उर्दू यूज़ होता था जम्मू कश्मीर में।
देखा ना, सेकेंडरी जब लेवल में आएगा तो इंग्लिश प्लस वर्निकुलर, वहाँ पे दोनों होगा, इंग्लिश भी होगा और, लेकिन जो हायर एजुकेशन होगा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पे क्या होगा, इंग्लिश होगा। तो ये मॉडल किसने लाया था, डलहौजी के टाइम पे आया था, वुड्स डिस्पैच के थ्रू। वुड डिस्पैच मतलब वो डॉक्यूमेंट जिसने इसको रिकमेंड किया था। तो इसी को अभी भी चल यही चीज़ फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही, काफ़ी हद तक प्राइमरी होंदे ना, इंटरमीडिएट होंदे ना, सेकेंडरी होंदे। तो इसी चीज़ को हम बोलेंगे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन, मैग्ना कार्टा इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया इज चीन वुड्स डिस्पैच ये। और ये वुड्स डिस्पैच में ये भी बोलते हैं कि आप यूनिवर्सिटीज़ बनाओ जरा। तो फिर इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ बनता है 57 में, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, ये 3 यूनिवर्सिटी आएगा। कब आएगा, 57 में। 57 में लेकिन गवर्नर आता है कैनिन, लॉर्ड कैनिन। और लास्ट पॉइंट इसमें याद रखना, संथाल रेबेलियन। दस म्यूटिनी से वेलोर म्यूटिनी जरे पहले में ही पड़ा था बार्लो के टाइम पे, मतलब एक जस्ट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। संथाल म्यूटिनी, संथाल मतलब बंगाल में एक ट्राइब हुआ करता था जो दसंग आता करगिल पोसक चीन ट्राइब इन दे, जैसा करगिल मेजोरिटी पॉपुलेशन का होता मुस्लिम में, मतलब ट्राइब्स में एस टी में, जैसे एस टी का एक अंगत ब्रोकपा जरे दसंग आता एस टी ना ब्रोकपाइन यारी पुरगी ऊँची हर 10 स्पेशली से बल्टी ऊँची, तो उदय हिसाब से आते मेजोरिटी पूरी पौधे पुरगी। तो उधर जगह बंगाल ला जो मेजोरिटी ट्राइब है वो है संथाल्स। तो इसके टाइम पे 56 में संथाल का एक रेबेलियन होता है बंगाल में। दसंग आते मुर्मुर जर था प्रेसिडेंट को, द्रौपदी मुर्मू, वो भी इसी ट्राइब का आता है, संथाल ट्राइब का ही बिलोंग करता है। ये वो है उड़ीसा से है, लेकिन संथाल ट्राइब की उड़ीसा का है, स्टेट को उड़ीसा सुन बाकी एसटी संथाल ट्राइब जैसे ट्राइब मतलब एसटी में जो एसटी शेड्यूल ट्राइब लगता है, एसटी शेड्यूल ट्राइब। तो वो पॉइंट हो गया यहाँ पे। फिर लास्ट में इसमें फिर 56 से 58 के बीच में केनिन आएगा। उसके टाइम पे पहले तो रिवोल्ट ऑफ 1857 होगा, दूसरा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश हो जाएगा, बस यहाँ तक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे देखो स्टार्ट कब हुआ था, 1600 में बना था। फिर 1608 में विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर की कोर्ट में परमिशन लेने के लिए। फिर 15 में कौन आया था, थॉमस राव आया था, उसको परमिशन मिला था। उसने पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली थी, सूरत में। फिर उन्होंने एक्सपेंड करते 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 आ गए और फाइनली 1857 में जब आए तो उनको डिसॉल्व किया, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो फिर यहाँ से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टोरी खत्म। तो यहाँ से यहाँ तक अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रोल था।